हेलो एवरीवन। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने क्लास को यहाँ छोड़ा था। हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप के मोड्स की बात कर रहे थे, एक सेमल पैरिटी, एक इटेरोपैरिटी। और मैंने आपको ये कहा था कि एक स्पीसीज ऐसी है जिसमें जुवेनाइल डेथ ज़्यादा होती है और एडल्ट्स की डेथ कम होती है कंपैरेटिवली, और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स बहुत जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। तो हमको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर सोचकर यह बताना है कि इस पॉपुलेशन, इस स्पीसीज में सेमल पैरिटी ज्यादा ठीक रहेगी या इटेरोपैरिटी। ठीक है। दूसरा, स्पीसीज जिसमें जुवेनाइल की डेथ कम होती है, एडल्ट्स की डेथ ज्यादा होती है और बहुत स्लोली ये इंडिविजुअल्स एडल्ट बनते हैं। तो इस स्पीसीज के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा ठीक ठाक रहेगा? ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं। सेमल पैरिटी ऐसा तरीका है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन एक बार होता है और इटेरोपैरिटी में मल्टीपल टाइम्स होता है। दूसरी चीज, सेमल पैरिटी के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो पेरेंटल केयर नहीं हो पाती, और जो प्रोजेनीज हैं वो बहुत कम प्रोजेनीज ढंग से सरवाइव कर पाते हैं, प्रोजेनीज की भी डेथ हो जाती है, यानी जुवेनाइल्स की डेथ ज्यादा हो जाती है। कुछ पहुंचते हैं एडल्ट स्टेज तक और उनका जो मैच्योरिटी है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो जब जुवेनाइल की डेथ बहुत ज्यादा हो किसी स्पीसीज में, तो उनको बहुत ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि कुछ तो सरवाइव कर सके और नेचर में वो स्पीसीज एग्जिस्ट करे। अगर जुवेनाइल डेथ ज्यादा है और कम प्रोजेनी पैदा किए तो हो सकता है सबकी डेथ हो जाए। तो बेटर ये है कि जब जुवेनाइल की डेथ ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए प्रोजेनीज का, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेथ होने के बाद भी कुछ तो सरवाइव करे। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जल्दी मैच्योरिटी तक पहुंचेंगे। सो अंडर सच कंडीशन सेमल पैरिटी इज फेवर्ड। तो इसका तो हो गया क्लियर। इसका उल्टा ले लीजिए, जुवेनाइल की डेथ नहीं होती, बहुत कम डेथ होती है। ऐसे में अगर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा किए तो डेथ तो होगी नहीं बच्चों की, तो उन सबको फीड कराना पड़ेगा, उनकी पेरेंटल केयर करनी पड़ेगी। तो ना तो नेचर के पास में इतना ज्यादा फूड है और ना ही पेरेंट्स के पास में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करके सबको फीडिंग कराए, सबकी पेरेंटल केयर कराए। तो जब जुवेनाइल्स के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हैं तो बेटर ये है कि कम बच्चे पैदा करो, और ऐसे में इटेरोपैरिटी फेवर हो जाती है। तो उम्मीद है ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखो, एनवायरनमेंट स्टेबल है। स्टेबल एनवायरनमेंट का मतलब लंबे समय तक ना टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आता है, ना लाइट कंडीशंस में, ना फूड कंडीशंस में। जब एनवायरनमेंट स्टेबल टाइप का होता है तो एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रोडक्शन में डिवोट कर सकता है। इसलिए स्टेबल एनवायरनमेंट में सेमल पैरिटी फेवर की जाती है। सेमल पैरिटी है वो फेवर होगी स्टेबल एनवायरनमेंट में, क्योंकि जब एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तो एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी एनर्जी लगा के रिप्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है। अगर अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, बदल रहा है फ्रीक्वेंटली हर 2-4 महीने के अंदर, तो एक ऑर्गेनिज्म कभी भी अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी रिप्रोडक्शन में नहीं लगा पाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? जब एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो तो ऑर्गेनिज्म को कम रिप्रोडक्शन करना चाहिए, कम बच्चे पैदा करने चाहिए, और साथ ही साथ उनकी पेरेंटल केयर करनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट अनस्टेबल है तो प्रोजेनी खुद तो सरवाइव कर नहीं पाएंगे ढंग से, पेरेंटल केयर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यह केस बन जाता है इटेरोपैरिटी का।
तो ये सारी चीजें यहां से अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम पॉपुलेशन के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हमने किए हैं, कुछ आगे अभी करेंगे। जैसे अगला कैरेक्टर है पॉपुलेशन का डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन के मेंबर्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है। एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो उन मेंबर्स का आपस में क्या इंटरेक्शन रहता है। इकोलॉजी के अंदर बेसिकली 3 टाइप के इंटरेक्शंस मैटर करते हैं। पहला इंटरेक्शन हम इसे कह सकते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन। दूसरा इंटरेक्शन इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। और तीसरा इंटरेक्शन इसे हम कह देंगे जीरो इंटरेक्शन। जीरो इंटरेक्शन। अब इन्हीं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो को थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहें तो हम इसको जैसे लिख सकते हैं फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन। इसी को हम सिम्बायोसिस लिख सकते हैं। इसी को हम म्यूचुअलिज्म लिख सकते हैं। ठीक है। और कोई पॉजिटिव टाइप की इंटरेक्शन ध्यान में हो जहां दोनों को बेनिफिट हो रहा हो इंटरेक्शन करने से, वो इंटरेक्शन सारी इसमें आ जाएगी। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एक पॉपुलेशन के कैरेक्टर। तो 2 अलग अलग स्पीसीज मत सोच लेना। ऐसा नहीं एक प्लांट है, एक एनिमल है, या 2 एनिमल अलग अलग स्पीसीज के हैं, है ना। तो हमें एक ही पॉपुलेशन के बारे में, यानी एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बारे में सोचना है। दूसरी है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में आप बोल सकते हो कि कहीं कंपटीशन हो रही है। नेगेटिव इंटरेक्शन में आप ये कह सकते हो कहीं पे टेरिटोरियल बिहेवियर हो रहा है। टेरिटोरियल इंटरेक्शन है। आप बोल सकते हो एलेलोपैथी है। एलेलोपैथी। तो ऐसी टाइप की जो इंटरेक्शंस हैं इनको हम नेगेटिव इंटरेक्शंस कहते हैं। इनहिबिशन कह सकते हो आप इसे, इनहिबिशन। ये सारी इंटरेक्शंस है वो नेगेटिव इंटरेक्शंस है। फिर इसके बाद में जो जीरो इंटरेक्शन है इसको सिंपली न्यूट्रल इंटरेक्शन कह सकते हैं। न्यूट्रल इंटरेक्शन, या आप इसको टॉलरेंस कह सकते हो। तो अब ये 3 टाइप की इंटरेक्शंस हैं वो नेचर में होती है एक ही पॉपुलेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। डिस्पर्सन क्या होता है अब आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, अभी कुछ बनाना मत, डायग्राम वगैरह, अभी सिर्फ समझ लो फिर बाद में बनाना। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एक एरिया है और इस एरिया के अंदर आपको एक पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स को रखना है। ठीक है, एक पॉपुलेशन है उसके मेंबर्स को रखना है। तो क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि यहां पर जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव है, यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, एक इंडिविजुअल की प्रेजेंस में दूसरा बेटर सरवाइव कर पा रहा है, दूसरे की प्रेजेंस में पहला बेटर सरवाइव कर पा रहा है, यानी कि यहां पर दोनों इंडिविजुअल साथ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उन दोनों के लिए, उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ेंगे, उनकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। तो ऐसे से करके कई सारी चीजें हैं। नाउ जब इंटरेक्शन पॉजिटिव है तो इंडिविजुअल्स ग्रुप बना करके रहना पसंद करते हैं। जैसे यहां पर एक ग्रुप बन गया इन इंडिविजुअल्स का, जैसे स्पेस में यहां पर कोई ग्रुप बन गया इंडिविजुअल्स का, जैसे कोई यहां पर एक और ग्रुप बन गया। आई बात समझ में? तो जब कभी भी पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, हर ह्यूमन बीइंग है वो कुछ ना कुछ एक काम करता है और उस काम की दूसरों को जरूरत होती है।
तो ऐसे में ह्यूमन बीइंग्स मिलके एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सब्जी बेचता है, कोई दूध बेचता है, किसी की जो है फ्रूट की शॉप है, किसी की कपड़े की शॉप है। इस तरीके से सबके अपने अपने कुछ काम है और ये काम से ही एक दूसरे को फायदा होता है, तो ह्यूमन बीइंग साथ साथ रहना पसंद करेंगे। हाँ, अब ये बात अलग है कि नेचर के अंदर सारे के सारे स्पीसीज में ये नहीं होता, बट जो सोशल स्पीसीज होते हैं उनमें तो यही होता है। सो ह्यूमन बीइंग्स है वो इस तरीके से ग्रुप बना के रहते हैं। अगर ऐसा ग्रुप आता है तो इसको कहते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्सन। क्लम्प्ड डिस्पर्सन। अब दूसरा समझिए नेगेटिव के बारे में। मान लीजिए दो कॉम्पिटिटर्स हैं, या कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो टेरिटरी बनाते हैं, या ऐसे प्लांट्स हैं जो एलेलोपैथी शो करते हैं, या कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनहिबिशन शो करते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टेंस मेंटेन करेगा। ये डिस्टेंस मोर और लेस सेम सी होगी। जैसे टेरिटरी बना रखी है तो सभी ने अपनी 1-1 किलोमीटर की टेरिटरी बना रखी है, या फिर कोई कंपटीशन है तो ये सारे मेंबर्स एक दूसरे से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो देखो कितना अच्छा सा पैटर्न आया। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। तीसरे केस में देखिए न्यूट्रल, जीरो टॉलरेंस, इस टाइप की इंटरेक्शन। ऐसी इंटरेक्शन या ऐसा केस जहां पर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, वो ना तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं ना एक दूसरे को बेनिफिट या लॉस पहुंचाते हैं। सो ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे रैंडमली होंगे, ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर है ना पास में है, कोई भी कुछ वैसे मेंटेन नहीं कर रहा है डिस्टेंस। इसको कहते हैं रैंडम डिस्पर्सन। रैंडम डिस्पर्सन, ठीक है। हम डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं ना कि डिस्पर्सल। डिस्पर्सल इज डिफरेंट थिंग और ये डिफरेंट है। अब आप डिस्पर्सन की डेफिनेशन बना सकते हो। डिस्पर्सन क्या होता है? देखो, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स का नेचर में इंटरेक्शंस के बेसिस पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कैसे फैले हुए हैं, इसमें देखो, इसमें देखो, उसमें देखो, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सन। तो अब लिखिए आप डिस्पर्सन में, लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ members of a population, distribution of members of a population in relation to each other in an area on the basis of interactions among them। उनके बीच जो इंटरेक्शंस हो रही है उस इंटरेक्शन के बेसिस पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट लिखिए इन नेचर इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब आप ये ऐसा का ऐसा उतार लीजिए, वीडियो पॉज करिए और ऐसा का ऐसा उतार लीजिए, ठीक है, हो गया ये। अब इन तीनों के कुछ कैरेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहली बात ये पूछें कि क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म और रैंडम में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कॉमन है क्लम्प्ड। इन तीनों में से मोस्ट कॉमन यही होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्पीसीज के मेंबर्स ग्रुप बना के रहते हैं, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं। अगर पूछा जाए कि सबसे रेयर कौन सा होता है तो रैंडम सबसे रेयर है। मोस्ट रेयर, सबसे रेयर टाइप का है वो रैंडम होता है। नाउ आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि क्लम्प्ड डिस्पर्सल में ये ग्रुप यहां क्यों है, इस खाली जगह में क्यों नहीं, या इस कॉर्नर में क्यों नहीं है, इस कॉर्नर में क्यों नहीं है, यहां पे क्यों नहीं है, ये ग्रुप यहीं पे क्यों है, ये यहां पे क्यों नहीं है खाली जगह बाकी जगह पे, या ये ग्रुप है वो यहीं पे क्यों है। तो इसका जवाब क्या देंगे आप? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में वहां रहता है जहां पर उसको रिसोर्स मिलते हैं। जैसे आप सिटी के अंदर रहते हो या गांव के अंदर रहते हो,
आप वो हाईवे वाली रोड पे तो नहीं रहते, हालांकि आजकल लोग रहने लग गए हैं क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज डेवलप हो गए हैं, पानी का साधन है, बिजली का साधन है, जो है ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो वहाँ भी रहने लग गए हैं। बट एक बात समझिए, डेजर्ट में जाके क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज हैं। तो हो सकता है कि यहां पर पॉपुलेशन के लिए रिसोर्स था, यहां रिसोर्स था, यहां रिसोर्स था, तो ये छोटे छोटे सिटीज या गांव बन गए। ये वो एरिया है जहां पे रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए यहां पर कोई नहीं रह रहा। तो क्लम्प्ड डिस्पर्सन को हम रिसोर्स के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे कि यहां रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है, यहां नहीं है, ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। देखिए कैसे। दूसरा देखिए कितना अच्छा रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में। यहां पर आपको बिजली पानी मिल रही है, फिर थोड़ी डिस्टेंस बाद फिर मिल रही है, फिर थोड़ी डिस्टेंस बाद मिल रही है, फिर थोड़ी डिस्टेंस बाद मिल रही है। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन के केस में नहीं बोल रहा मैं, ऐसे बात कर रहा हूं कि इस ऑर्गेनिज्म को या इस पॉपुलेशन के इस मेंबर को यहां पे मिल रहा है अपना रिसोर्स, फिर एक डिस्टेंस के बाद फिर मिल रहा है, फिर डिस्टेंस के बाद मिल रहा है, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद मिल रहा है। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, और वहां पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर भी जाओ आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे रैंडम और अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज कि जहां जाओगे वहां रिसोर्स मिल जाएगा। तो एक तो कहीं पर भी जा सकते हो, दूसरा कंपटीशन भी नहीं हो रही है, क्योंकि नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये रेयर टाइप का है। चीज बात समझ में आई आपको? तो ये हो गया इनके रिसोर्सेज के बेसिस पे। देन उसके बाद में हाँ एक और चीज है, जैसे ये जो इंटरेक्शन है पॉजिटिव, इसको अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, अट्रैक्शन। इसको रिपल्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये और ऐड कर लीजिएगा, अट्रैक्शन बोल दीजिए, रिपल्शन बोल दीजिए, तो इतना हुआ। इसको सोशियल बिहेवियर भी बोल दीजिएगा, सोशियल बिहेवियर। इन सब के अंदर ये सब आएगा। अब मैं आपको एक और काम की चीज बताता हूं, बहुत ज्यादा काम की चीज है। बस आपको याद रखनी है कि ऐसा होता है, मैंने बताया है ऐसा होता है, दैट्स इट। बाकी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। देखो, अगर आप इन तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस में इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, फॉर एग्जांपल यहां देखो, थोड़ा सा यहां से क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, 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 इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है। ऐसे ही इनके बीच कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच कितनी डिस्टेंस है। ऐसे आई बात समझ में? तो जब आप सबके बीच में डिस्टेंस निकालोगे, यहां पर भी और वहां पर भी, तो एक तो आएगी आपके पास में एवरेज डिस्टेंस, जिसे कहते हैं मीन। एवरेज डिस्टेंस, मीन। और बायोस्टेट की लैंग्वेज में आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास में एक वेरिएंस भी आ जाएगा। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, कुछ नहीं पता, छोड़ दो, आता है, बस इतना याद रखो। जब कभी भी डिस्पर्सन में आपको मीन एंड वेरिएंस की बात की जाए तो आपको
एक चीज याद रखनी है, इन केस ऑफ क्लम्प्ड डिस्पर्सन वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, ऐसा होता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्पर्सन मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, इन केस ऑफ रैंडम डिस्पर्सन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी लेके बता दूंगा, आप पहले तो इसको याद कैसे करोगे वो थोड़ा सा समझ लो, बस याद करना है कि क्लम्प्ड डिस्पर्सन के अंदर वेरिएंस है वो ज्यादा होगा, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन के अंदर मीन ज्यादा होगा, रैंडम के अंदर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये यहां पर कंपटीशन कर रहे हैं मेंबर्स, हर मेंबर चाहता है कि वो रिसोर्सेज खुद ज्यादा इस्तेमाल करे, दूसरे को कम मिले, तभी तो कंपटीशन हो रही है। इसका मतलब यहां का हर मेंबर मीन बहुत ज्यादा है, मतलबी है, बहुत ज्यादा मतलबी है। तो जिस पॉपुलेशन के मेंबर्स बहुत ज्यादा मतलबी है उस पॉपुलेशन के अंदर मीन ज्यादा है। बस खाली याद करने के लिए बता रहा हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है, एकदम से ऐसे ही हवा में बात हो रही है कि मीन, हर मेंबर कंपटीशन कर रहा है, इसका मतलब हर मेंबर मतलबी है, तो मीन ज्यादा है, वेरिएंस कम है। ये याद हो गया। इसका उल्टा कि हर मेंबर दूसरे की हेल्प कर रहा है तो वो मतलबी नहीं है, वो दूसरे की हेल्प करता है, तो यहां मतलबी कम है, मीन कम हो जाएगा। और रैंडम का तो याद रह ही जाएगा आपको कि दोनों इक्वल होते हैं तो रैंडम हो जाता है। बस एक एग्जांपल समझिए, आपको एक टेबल दी है, छोटी सी टेबल है, एक है स्पीसीज ए, एक है स्पीसीज बी और एक है स्पीसीज सी, 3 स्पीसीज हैं। इन तीनों स्पीसीज के अंदर आपको मीन वैल्यू एंड वेरिएंस वैल्यू दे रखी है, मीन एंड वेरिएंस। ठीक, स्पीसीज ए के लिए मीन डिस्टेंस है 5.3 और स्पीसीज बी के लिए है 7.05 और स्पीसीज सी के लिए है 5.30, मतलब एक ही है दोनों के लिए। अब उसके बाद वेरिएंस जो दे रखा है वो दे रखा है 5.05, ये दे रखा है 0.35 और ये दे रखा है आपको 50.5। चीज समझ में आई आपको? ये ऐसे डाटा दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है कि स्पीसीज ए का डिस्पर्सन कैसा है, बी का कैसा है, सी का कैसा है। तो जरा स्पीसीज ए की मीन एंड वेरिएंस वैल्यू पे ध्यान दो, 5.3 और 5.05 ऑलमोस्ट बराबर सा ही तो है, 5 पॉइंट्स में हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो ऐसे एकदम से बैठ मत जाना कि एकदम इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको यहां बोला कि मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, तो उसका मतलब है ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो ये 5 है, ये भी 5 है, 0.3 ये 0.05, ये हो गया रैंडम डिस्पर्सन। रैंडम डिस्पर्सन दूसरा देखिए, दूसरे में ये है 7 और ये है 0, कितना ज्यादा डिफरेंस है यहां पर। तो इसको आप ऑलमोस्ट इक्वल नहीं बोल सकते, ये तो ऑलमोस्ट इक्वल है 5, लेकिन ये एक 7 है एक 0 है, इसका मतलब मीन बहुत ज्यादा है, लोग मतलब ही बहुत ज्यादा हैं। तो यहां पर क्या आएगा? यूनिफॉर्म डिस्पर्सन कंपटीशन, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। दूसरा देखो, मीन तो है 5, वेरिएंस है 50, मीन कम है 5 और 50, आप ऑलमोस्ट इक्वल नहीं बोल सकते। यहां पर क्या आएगा? क्लम्प्ड डिस्पर्सन। बस ऐसी कुछ एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब एक सवाल आपके लिए और फिर आप बताइएगा कि कौन सी स्पीसीज में क्या चीज रहेगी। चलिए, जैसे एक स्पीसीज 1 है, इसके लिए मान लीजिए मीन की वैल्यू मैं ले लेता हूं 4.60 और वेरिएंस की वैल्यू लिखता हूं 4 या
46.0। सपोज इसके लिए मैं ले लेता हूं 9.12, इसके लिए ले लेता हूं मैं 8.12, और सपोज मैं ये ले लेता हूं मीन की वैल्यू लेट्स से 11.15 और वेरिएंस की वैल्यू ले लेता हूं मैं 3.75। अब आपको बताना है स्पीसीज ए बी सी में क्या डिस्पर्सन है, कैसे डिस्पर्सन है। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, कभी नोट करी कि जैसे मूवीज में कई बार जो फॉरेस्ट दिखाते हैं, जैसे कोई गाना वाना आ जाता है, फॉरेस्ट दिखाते हैं, तो उनके अंदर ट्रीज ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि हर एक डिस्टेंस के ऊपर ट्री है और बीच में अच्छा सा ऐसे चलने का रास्ता भी है। जब कभी भी ट्रीज अपने सीड्स बनाते हैं तो सारे सीड बिखर जाते हैं, कहीं पर भी गिर जाता है। तो स्टार्टिंग में तो सीड का डिस्पर्सन हो गया रैंडम, सीड कहीं पर भी गिर गए, लेकिन जैसे जैसे वो सीड्स जर्मिनेट होकर के ग्रोथ करते हैं तब उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो रैंडम डिस्पर्सन यूनिफॉर्म डिस्पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज के बीच में स्टार्टिंग के अंदर रैंडम डिस्पर्सन होता है, बाद में वो यूनिफॉर्म डिस्पर्सन बन जाता है। चलिए अब मैं आपको दूसरा एक पॉइंट और है जो बात करते हैं अपन पॉपुलेशन के कैरेक्टर की, ये है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब क्या है। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। एक ड्रोसोफिला है, एक एल्गी है लेट सपोज, या लेट से कि एक एलिफेंट है, और जस्ट सपोज ह्यूमन है। वो तो आ गया, ठीक है, एक बार 3 से अपने को समझ में आ जाएगा। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स का जब बर्थ होता है तब इनकी एज क्या होती है बर्थ के टाइम। अब बैक्टीरिया बहुत छोटा सा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, इसकी एज जो है वो मिनट्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया का जब बर्थ हुआ तो वो 0 मिनट का है, 0 मिनट्स। ड्रोसोफिला का जब बर्थ हुआ तो लेट सपोज 0 डे की है, और एलिफेंट 0 ईयर का है, अभी वो 0 ईयर में है, ठीक। तो जब किसी का बर्थ होता है तो उसकी एज क्या है। अब हम बात करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म अपना फर्स्ट रिप्रोडक्शन कब करते हैं। एज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, तो आप ये कहोगे कि बैक्टीरिया अपने बर्थ के 20 मिनट्स बाद में रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर सारी सर्कमस्टांसेस नॉर्मल रही तो 20 मिनट्स बाद में वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर आप ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है कि कुछ डेज के अंदर 7 डेज में ये रिप्रोडक्शन कर सकती है, 7 डेज। अगर हम एलिफेंट की बात करेंगे तो ये 13 to 14 ईयर्स पर अपना पहला रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब समझिए कि जनरेशन टाइम का मीनिंग क्या है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ और उसकी फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एज के बीच का जो टाइम गैप होता है दैट इज नोन एज जनरेशन टाइम। जैसे इसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है, इसका जनरेशन टाइम 7 डेज है, इसका जनरेशन टाइम 13 to 14 ईयर्स है। तो जनरेशन टाइम को आप कैसे डिफाइन करोगे। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द बर्थ एंड फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। चीज समझ में आई आपको, लिख लीजिए। द टाइम इंटरवल बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल
and its first reproductive age, and its first reproductive age। आगे लिखिए, generation time can be represented by graph। देखना एक बार, सपोज करिए कि ये कोई हम ग्राफ ले रहे हैं और इस ग्राफ में हमने यहां लिखा जनरेशन टाइम, एक्स एक्सिस पे जनरेशन टाइम ले लिया, ठीक है, जनरेशन टाइम ले लिया। यहां जनरेशन टाइम कम है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां बढ़ रहा है, ऐसे इस तरीके से यहां पर भी बढ़ रहा है। अब आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से यह समझ में आना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा, और छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जनरेशन टाइम कितना कम है, मिनट्स में है, वो मिनट्स में एडल्ट बन जाता है। और एलिफेंट एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म को मैच्योर होने में, एडल्ट होने में देखो ईयर्स लग जाते हैं, ईयर्स। चीज समझ में आई आपको? सो यहां पर हमको एक छोटा सा काम करना है। जब ये जनरेशन टाइम के ग्राफ आए तो एक्स एक्सिस पे इधर जनरेशन टाइम कम है और इधर जनरेशन टाइम ज्यादा है, तो यहां पर आप ऐसे लिख लेना B फॉर बैक्टीरिया और यहां लिख लेना E फॉर एलिफेंट। समझ में आ गया ये? ऐसे ही इस ग्राफ में यहां पर हम लिख लेंगे B फॉर बैक्टीरिया, E फॉर एलिफेंट। अब दो चीजें कंपेयर करते हैं। बॉडी साइज, बैक्टीरिया की बॉडी साइज बड़ी है या छोटी है? छोटी है, तो यहां नीचे कोई पॉइंट आ जाएगा कि भाई बैक्टीरिया की बॉडी साइज छोटी है। एलिफेंट की बॉडी साइज बड़ी है, तो बॉडी साइज के लिए ऊपर कहीं पर पॉइंट आएगा। दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये आ गया रिलेशन जनरेशन टाइम एंड बॉडी साइज के अंदर। समझ में आ गया ये? एग्जाम में मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ मिल जाए ग्राफ कि बॉडी साइज और जनरेशन टाइम के अंदर ये ग्राफ आया, बताओ ये सही है कि नहीं है। कैसे क्रॉस चेक करोगे? इजी है। ये जनरेशन टाइम बैक्टीरिया का है तो यहां लिखो B, और ये जनरेशन टाइम एलिफेंट का है, यहां लिखो E। एलिफेंट की बॉडी साइज बड़ी है तो ऊपर पॉइंट आ रहा है, बैक्टीरिया की छोटी है तो नीचे पॉइंट आ रहा है। सही है। अब दूसरा अपन ग्रोथ रेट के अंदर बात करते हैं, दूसरे को कंपेयर करेंगे ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब होता है यूनिट टाइम के अंदर नए मेंबर्स को ऐड करना। अब आप मुझे बताओ इसके लिए कौन सा ग्राफ आएगा? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है तो बैक्टीरिया के लिए पॉइंट ऊपर आ जाएगा। एलिफेंट बहुत स्लो ग्रोथ करता है इसलिए इसका पॉइंट नीचे आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। जनरेशन टाइम एंड ग्रोथ रेट में ये रिलेशन होता है। तो ये हो गया अपने पास में एक एग्जाम्पल। चलिए आगे बात करते हैं। जनरेशन टाइम के बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन काउंटिंग की। पॉपुलेशन में काउंटिंग के कई मेथड्स हैं। पॉपुलेशन काउंटिंग में क्या होता है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेंबर्स का नंबर काउंट करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं जिनके ऊपर आप गौर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन की पॉपुलेशन काउंट करना थोड़ा वैसे इजी है कि ह्यूमंस कॉर्पोरेट कर देंगे आपको थोड़ा सा, आप एक जगह बैठ करके पूरे मोहल्ले की जानकारी ले सकते हो, किसके घर में कितने मेंबर्स हैं ऐसे करके। फिर भी
ह्यूमन की भी काउंटिंग एग्जैक्ट सही सही हो जाए ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ हो ही जाती है किसी भी रीजन से। खैर, हमको ह्यूमन की काउंटिंग करनी नहीं है यहां पे, हम पॉपुलेशन में वाइल्ड एनिमल्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। अगर हम अदर एनिमल्स की, प्लांट्स की, इनकी बात करें तो आप एक बार सोचिए कि प्लांट्स तो फिर भी एक जगह खड़े रहते हैं, आप हर प्लांट को एक एक करके काउंट कर सकते हो। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या, कुछ एनिमल्स इतने खतरनाक होते हैं आप उनके एरिया में नहीं जा सकते, कुछ एनिमल्स जो है वो इतने छोटे होते हैं वो कहीं छिप जाते हैं तो आप उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते प्रॉपरली। इसलिए आपको यहां पर काउंटिंग के कुछ मेथड्स मिलते हैं और हर मेथड एक टाइप की प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। एग्जैक्ट सही सही नंबर कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हां, यह बात है कि जो एनिमल्स अब पूरे वर्ल्ड में बहुत कम बचे हैं, टाइगर्स है, लायन है, एलिफेंट्स है, इनको तो आप फिर भी सही सही काउंट कर सकते हो कि भाई पूरे वर्ल्ड में अभी इतने ही टाइगर्स जिंदा है या इतने ही जो है वो लायन जिंदा है। बट अगर मान लीजिए आपको इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी हो, तो किसी फॉरेस्ट में रैबिट की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी हो, तो ऐसे केस में आपको अब काउंटिंग में अपना एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। एक मेथड होता है, उसको फॉलो करके हम अंदाजा लगाते हैं कि इतने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन काउंटिंग का, इसे कहते हैं हेड कैप्चर मेथड। हेड कैप्चर मेथड, इसका मतलब क्या है? हेड को कैप्चर करना है। इसका मतलब यह है कि यह तरीका फोटोग्राफी पे बेस्ड है। फोटोग्राफी पे बेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के अंदर कोई फीडिंग ग्राउंड है, यहां घास लगती है, यहां पर फीडिंग ग्राउंड है, एनिमल्स आते हैं। या एक बार समझिए कि कोई रिवर है और ये रिवर पे पानी पीने के लिए एनिमल्स दिन में एक बार तो पक्का आते ही आते हैं। हिरण का झुंड आ गया, एलिफेंट का झुंड आ गया, इनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि आपको डियर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, डियर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। अब आपको यह पहले पता करना है कि इस फॉरेस्ट में ये डियर दिन में किस समय नदी पर पानी पीने आते हैं। आपको इस नदी के आसपास छिप करके बैठ जाना है। दिन में कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि यहां डियर्स आएंगे पानी पीने के लिए, तो आप उनकी फोटो खींच लेंगे, एक अच्छी सी साफ सुथरी फोटोग्राफ ले लेंगे। ठीक है, आज का काम हो गया। दिन में 2 बार आते हैं तो 2 बार फोटो खींच लेंगे, 3 बार आते हैं तो 3 बार फोटो खींच लेंगे, 1 बार आते हैं तो 1 बार तो पक्का आएंगे ही आएंगे पानी पीने। अब यही टास्क आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन रिपीट करना है। आपको अगर यह लगने लग जाए कि भाई ऑलमोस्ट सेम नंबर अब आ रहे हैं फोटोग्राफ्स में डियर के, तो रहने देना, नहीं तो आप 4, 5, 6, 7 बार इसको रिपीट करना। होगा क्या फिर बाद में कि जब आप फोटोग्राफ्स ले लेंगे तो इस फोटोग्राफ को आप, बहुत सारी फोटोग्राफ हो जाएगी आपके पास में 4-5 दिन में या 7-8 दिन में, जितनी बार आपने कैलकुलेशन करी है उतनी बार में आपके पास में फोटोग्राफ्स हो गए। आप इन फोटोग्राफ में डियर के हेड काउंट कर लेना। हेड काउंट कर लिया आपने कि भाई जैसे इसमें मान लीजिए 20 डियर आए हैं, इसमें 21 डियर आए हैं, इसमें मान लीजिए 18 डियर आए हैं, इसमें मान लीजिए 20 डियर आए हैं, ऐसे तो एक अंदाजा सा लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज यहां पे कितने डियर हैं। क्लियर हो गई बात? इसको कहते हैं हेड कैप्चर मेथड। फोटोग्राफ लेना है एंड फोटोग्राफ लेकर के आपको उनके हेड काउंट करने हैं। तो आसान सा तरीका है, बट ये तरीका लार्ज एनिमल्स के लिए ठीक है जिनके हेड ढंग से दिखाई देते हैं। छोटे एनिमल्स के लिए
ऐसे तरीके सही नहीं है। सो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर लार्ज एनिमल्स। एक तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। इसमें तो कुछ लिखाने लायक नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, इस तो ऐसे समझ लेते हैं। दूसरा तरीका, इसे कहते हैं लाइन ट्रांजैक्शन मेथड। लाइन ट्रांजैक्शन मेथड। लाइन ट्रांजैक्शन मेथड क्या है, कैसे है, क्यों है, देखिए। यहां पर लाइन ट्रांजैक्शन का मतलब है एक पाथवे, एक रास्ता। देखो कैसे। आपको इस मेथड में क्या करना है मैं समझा देता हूं। एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में मान लेते हैं फिर से आपको डियर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। डियर पॉपुलेशन, ओके। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस फॉरेस्ट का टोटल एरिया पता होना चाहिए। टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट वो आपको गूगल पे मिल जाएगा या गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस फॉरेस्ट के नाम से वेबसाइट भी बनी हुई होगी, तो उस वेबसाइट के ऊपर आपको इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। मान लेते हैं 100 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना बड़ा ये फॉरेस्ट है। नाउ दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको इस फॉरेस्ट में एक पाथ डिसाइड करना है। जैसे यहां से आप शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे। इस पूरे फॉरेस्ट में आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे। क्लियर हो गया? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब क्या करना है, आप अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ करके आप एक लाइन पर चल रहे हैं और इस लाइन पे चलते चलते आपको अपने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखते रहना है कि आपको कितने डियर्स दिखते हैं। इसमें आपको कुछ स्पेशल मेथड यूज नहीं करने हैं। आप जैसे अपना नॉर्मल देख सकते हो या दूरबीन की हेल्प ले सकते हो, बाइनोक्यूलर की हेल्प से देख सकते हो, या फिर आप नॉर्मली देख सकते हो। कोई बड़ी स्पीसीज होगी वो तो वैसे ही दूर से दिख जाएगी, एलिफेंट है वो दूर से दिख जाएगा। डियर टाइप की स्पीसीज है वो थोड़ा बाइनोक्यूलर की हेल्प से देख लो, ठीक है। और कोई और भी छोटी स्पीसीज है तो उसके लिए ये मेथड शायद सही नहीं रहेगा। ओके, आपने क्या किया, आपने एक रास्ता डिसाइड किया कि भाई आपको जंगल में यहां से यहां तक जाना है और आपको लेफ्ट राइट देखना है। आपने इधर देखा, आपको 5 डियर दिखाई दिए। आपने इधर देखा, आपको 4 डियर दिखाई दिए। आपने इधर देखा, आपको 6 डियर दिखाई दिए। आपने यहां देखा, आपको मान लीजिए फिर से 4 डियर दिखाई दिए। यहां देखा आपने 3 डियर दिखाई दिए। यहां देखा आपने कोई 5, 6, 7 डियर दिखाई दिए। आपने देखा यहां पे कुछ डियर्स दिखाई दिए, कुछ डियर्स दिखाई दिए, ऐसे करके। जब आप पहली बार इधर गए अपने पूरे रास्ते पे तो आपको टोटल कितने डियर्स दिखाई दिए? 5 + 4 + 6 + 4 + 3 + 2 2 4 2 6 7 + 4 + 4 ऐसे करके कुछ डियर्स दिखाई दिए। ठीक, ये आपका पहले टाइम का काम कंप्लीट हो गया कि आपने जब एक बार अपने रास्ते पे चले तो आपको इतने डियर दिखाई दिए। अब आपको यही चीज 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करनी है। रिपीट इसलिए करनी है क्योंकि हो सकता है कि जब आप जर्नी करने गए हो तो इस ग्रुप के अंदर 5 की बजाय 10 डियर थे, लेकिन 5 इधर उधर थे, आपको दिखाई नहीं दिए। तो आपको ये मेथड रिपीट करना पड़ेगा। सो आपने क्या किया, इसको 7-8 बार रिपीट कर लिया। जब आप 7-8 बार रिपीट करते हो तो आपको एक एवरेज नंबर सा मिल जाता है कि भाई जब आपने 7-8 बार डियर्स को काउंट किया तो कभी नंबर ज्यादा मिला, कभी कम मिला, कभी ज्यादा मिला, ऐसे करके। तो आपको एक कैलकुलेशन के लिए एक डाटा मिलेगा, वो है एवरेज नंबर ऑफ डियर्स ड्यूरिंग सैंपलिंग। एक एवरेज नंबर कितना दिखाई दिया। तो मैं आपको एक बार ऐसे ही समझाने के लिए कि एवरेज नंबर आपको सपोज 20 दिखाई दिया, 20 डियर्स ऑन एन एवरेज 20 डियर्स दिखाई दे। अब एक और लास्ट चीज हमको ध्यान देनी, देखो जब आप इस पाथ के ऊपर आगे बढ़ रहे हो
तो आगे बढ़ते टाइम आपने इतनी दूर तक डियर्स को देखा, इतनी दूर तक देखा, इस साइड में इतनी दूर तक देखा, इस साइड में इतनी दूर तक देखा, दूसरी साइड में इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर तक देखा। जब आप अपने पाथ के ऊपर आगे बढ़ रहे हो तो आपने फॉरेस्ट का इतना एरिया कवर कर लिया और इतने एरिया में आपको ऑन एन एवरेज 20 डियर्स दिखाई देते हैं। चीज समझ में आई आपको? सो यहां हम एक और कैलकुलेशन लेंगे और वो कैलकुलेशन क्या है? एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड बाय यू। आपके द्वारा कितना एरिया कवर हो गया। लेट सपोज कि जैसे ये इधर वाली जो लाइन है वो लाइन मान लीजिए कि 2 किलोमीटर की है और ये पूरी की पूरी लाइन है, लेट सपोज एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई 10 किलोमीटर की है, एक बार के लिए मान लेता हूं 10 किलोमीटर। तो आपने टोटल एरिया कितना कवर किया? 2 × 10 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लिया। ठीक है, ये पूरा एरिया 20 किलोमीटर स्क्वायर का है। अब आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल अजम्पशन बेस्ड कैलकुलेशन है। जब आप इस फॉरेस्ट का 20 किलोमीटर एरिया कवर करते हो तो आपको 20 डियर्स दिखाई देते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर एरिया कवर करते तो कितने दिखाई देते? और आप अगर पूरा का पूरा 100% 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करते तो कितने दिखाई देते? आई बात समझ में आपको? कैलकुलेशन कैसे करनी है? इन 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया there are 20 deers, on an average 20 deers. So in 1 kilometer square area there are 20 by 20 deers. So in 100 kilometer square area there are 1000 deers. ये है आपके पास में एक नंबर जो डियर की पॉपुलेशन साइज का माना जाएगा। एग्जाम में अगर सवाल आए तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। टोटल एरिया कितना है? 100 किलोमीटर स्क्वायर या 100% मान लीजिए। एवरेज कितने मेंबर्स दिखते हैं? 20। ये 20 मेंबर्स कितने एरिया में दिखते हैं? 20 किलोमीटर स्क्वायर, लेट सपोज 20% एरिया में। 20% एरिया कवर करते हो तो इतने मेंबर्स, 1% एरिया कवर करते तो कितने, और 100% एरिया कवर कर लेते तो कितने दिखाई देंगे? ये चीज समझ में आ गई आपको? तो ये होता है लाइन ट्रांजैक्शन मेथड। अब इस लाइन ट्रांजैक्शन मेथड से रिलेटेड सवाल भी आते हैं, वो अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि ये सारे मेथड ऑलमोस्ट अजम्पशन पे बेस्ड है कि हाँ ऐसे इतना होता है, इतना होता है, ऐसे करके एकदम वैन ऐसे नहीं है कि भाई हाँ एग्जैक्टली यहां पर 1000 डियर है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता। नेक्स्ट जो मेथड है इसे कहते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड करने का एक प्रोसीजर है और साथ ही साथ मार्क रिकैप्चर मेथड में हमको कुछ बातें माननी पड़ती है। अब मैं आपको एक बार प्रोसीजर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉन्ड है, ठीक है, ये एक पॉन्ड है। इस पॉन्ड में आपको फ्रॉग पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक, फ्रॉग पॉपुलेशन। अब आपको मेथड क्या इस्तेमाल करना है? जैसे आपने क्या किया, आप इस पॉन्ड के पास गए और पॉन्ड के पास जाकर के आपने यहां से रैंडमली कुछ फ्रॉग्स को पकड़ा। ठीक, जानबूझ के नहीं पकड़ना है कि 20 फ्रॉग तो पकड़ने ही पकड़ने हैं मेरे को जाके,
रैंडमली कुछ फ्रॉग्स को आपने पकड़ा, तो आपने पहली बार फ्रॉग्स पकड़े हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट कैप्चरिंग या फर्स्ट कैप्चर। फर्स्ट कैप्चर, आप जब फर्स्ट कैप्चर करते हो तो फर्स्ट कैप्चर में आपको मान लो कि 15 फ्रॉग्स मिले, 15 फ्रॉग्स, ठीक है जी, 15 फ्रॉग्स मिल गए। अब ये जो 15 फ्रॉग्स हैं, इन 15 फ्रॉग्स को आपको मार्क लगाना है, किसी डाई से आपको मार्क लगाना है। इनको मार्क लगा दिया, ठीक, कोई कलर वलर से कुछ ऐसा मार्क लगा दिया जो एक बार उतरे नहीं। मार्क लगाने के बाद इनको वापस से यहां छोड़ देना है, रिलीज्ड, ठीक है। और ऐसे आपको एक जगह पे डाल देना है इनको कि सबको छोड़ दिया। अब क्योंकि आपने यहां पर फ्रॉग पॉपुलेशन में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, आप जब इस पॉपुलेशन में करने गए अपनी स्टडी, तो यहां के फ्रॉग्स है वो आपसे डर गए, आपने डिस्टर्ब कर दिया इनको। तो आप क्या करो, इस पॉपुलेशन को यूनिट टाइम के लिए छोड़ दो, 4 दिन 5 दिन के लिए छोड़ दो, ताकि ये फ्रॉग्स वापस अपना घूम फिर के सब रैंडम हो जाए, यहां सब नॉर्मल हो जाए। तो एक यूनिट टाइम मान लो कोई 4 दिन 5 दिन का आपने छोड़ दिया। लेट्स सपोज आफ्टर 5 डेज आप वापस से यहां पर कैप्चरिंग करने के लिए गए। आफ्टर 5 डेज आप यहां कैप्चरिंग करने के लिए जाते हो। जब आप यहां पर 5 डेज के बाद कैप्चरिंग करने जाते हो, मान लो कि आपको 10 फ्रॉग्स मिलते हैं इस बार, 10 फ्रॉग्स, और 10 फ्रॉग्स में से आपको 3 फ्रॉग्स तो मिलते हैं मार्क्ड, जिनको आपने मार्क लगाया था, ये आप वाले ही हैं, लेकिन 7 फ्रॉग ऐसे भी मिलते हैं जो अनमार्क्ड हैं, अनमार्क्ड। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ कि यहां पर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज क्या है फ्रॉग्स की, तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 5 डेज का टाइम था जिसमें आपने यहां पर कुछ नहीं किया, उस 5 डेज में हो सकता है पॉपुलेशन में नया बर्थ हुआ हो सकता है किसी की डेथ हुई हो सकता है कोई ये पॉपुलेशन छोड़ के चला गया हो सकता है कोई नया आ गया हो। बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये चारों चीजें पॉपुलेशन की साइज को चेंज करेगी, और अगर आपने इन चारों को यहां कंसीडर किया तो आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन 5 दिन के दौरान मान लेना है कि यहां कोई बर्थ नहीं हुआ, आपको मान लेना है कि यहां कोई डेथ नहीं हुई, आपको मान लेना है कि यहां कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना कोई बर्थ, ना कोई डेथ, ना कोई माइग्रेशन, कुछ भी नहीं है। यहां पे सब ऐसे ही है जैसा पहले था। एक चीज तो ये, दूसरी बात, इस तरीके में, अच्छा, ये जो आफ्टर 5 डेज आपने किया, इसे कहते हैं सेकंड कैप्चर। सेकंड कैप्चर, इस तरीके में आपको सेकंड कैप्चर का जो रिजल्ट है, ऐसे मानना है कि अगर आप थर्ड कैप्चर करेंगे तभी भी आपको 10 फ्रॉग्स मिलेंगे, जिनमें से 3 ही मार्क्ड होंगे, 7 अनमार्क्ड होंगे। आप फिर से कैप्चरिंग करेंगे तो फिर से आपको 10 फ्रॉग्स मिलेंगे, उनमें से 3 मार्क्ड होंगे, 7 अनमार्क्ड होंगे। ऐसा मानना है आपको। फर्स्ट कैप्चर करना है, जितने आए उतने को निशान लगा के छोड़ देना है। कुछ समय बाद में सेकंड कैप्चर करना है। अब सेकंड कैप्चर के बाद प्रैक्टिकली थर्ड कैप्चर नहीं करना, थ्योरेटिकली करना है। और क्या मानना है कि आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी टाइम कैप्चर करोगे यही रिजल्ट मिलेंगे। टोटल 10 फ्रॉग आएंगे आपके पास में, 3 मार्क्ड होंगे, 7 अनमार्क्ड होंगे। नाउ 2 तरीके बताता हूं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका लेंथी तरीका है। आपने टोटल 15 फ्रॉग्स को मार्क लगाया था,
लेकिन जब आप दोबारा कैप्चर करते हैं तो 3 ही फ्रॉग मिलते हैं, तो आपको लगातार उतनी बार कैप्चरिंग करनी है नोटबुक में थ्योरेटिकली कि आपको 15 फ्रॉग्स मार्क मिल जाए, क्योंकि आपने 15 को मार्क लगाया था। अब देखना, अगर आप एक बार कैप्चर करते हो तो 3 मार्क्ड मिलते हैं, तो आपको दूसरी बार भी कैप्चर करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा, चौथी बार, कम से कम 5 बार आप कैप्चर करोगे, तब जाके आपको हर कैप्चरिंग में 3-3 फ्रॉग्स मिलेंगे। लेकिन इन 3 के साथ 7 भी तो मिलेंगे आपको, 7 अनमार्क्ड भी तो मिलेंगे। मैंने क्या कहा आपको कि जितनी बार रिकैप्चरिंग करोगे आपको सेकंड कैप्चर के रिजल्ट मिलेंगे। तो आपके पास में टोटल फ्रॉग्स तब तक पकड़ने हैं जब तक पूरे के पूरे आपके 15 फ्रॉग्स मार्क्ड ना आ जाए। लेकिन आप 15 मार्क्ड पकड़ोगे तो आपके पास में 35 अनमार्क्ड भी आएंगे, हेंस टोटल जो पॉपुलेशन साइज होगी वो आपकी 50 मानी जाएगी। क्लियर हुआ ये तरीका क्या है? सेकंड का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट आगे भी आएगा, ऐसा मानना है। आपको 1 सेकंड कैप्चर में 3 ही फ्रॉग्स मार्क्ड मिलते हैं, साथ में फ्री में 7 अनमार्क्ड मिलते हैं, लेकिन आपने तो 15 को मार्क लगाया था, तो आपको तब तक फ्रॉग्स निकालने हैं जब तक आपको 15 मार्क्ड ना मिले। अगर आपने ऐसा किया तो आपको हर बार 7 अनमार्क्ड मिलेंगे। एक तरीका तो यह है, लेंदी है, बड़ा है। अब छोटा तरीका, सेकंड कैप्चर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन। जैसे सेकंड कैप्चर कहता है कि 10 फ्रॉग में से 3 मार्क्ड होंगे, 7 अनमार्क्ड होंगे, तो आप क्या कहोगे? यदि आपको 3 फ्रॉग्स पकड़ने हैं मार्क लगे हुए, तो कम से कम आपको कितने पकड़ने पड़ेंगे? 10, क्योंकि 3 जब आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो 10 पकड़े जाएंगे, तब उनमें 3 आएंगे, राइट? ये कैप्चर का रिजल्ट है। सो हम ये कहेंगे कि फॉर 3 कैप्चर्ड you have to capture for 3 marked you have to capture 10 frogs at least 10 frogs आपको पकड़ने पड़ेंगे। so for 1 marked you have to capture 10 by 3, so for 15 marked you have to capture 10 by 3 into 15, और ये आंसर कितना आया? 50 आया ना? सेम रिजल्ट 50 वाला। ये कैलकुलेशन से करना है। 3 मार्क लगे हुए पकड़ने के लिए 10 पकड़ने पड़ेंगे, 1 के लिए 10/3, तो 15 को लगाया था आपने, तो कितने हैं? अब आप इस कैलकुलेशन को देखो, ये कैलकुलेशन करिए आपने। आपकी कैलकुलेशन क्या है? 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये है। इसको आप फॉर्मूला में एक बार बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। जैसे 10 क्या है? 10 है रिकैप्चर्ड फ्रॉग्स का नंबर, सेकंड कैप्चर वाले, या इसको रिकैप्चर्ड बोल सकते हैं। तो 10 की जगह मैं लिख सकता हूं रिकैप्चर्ड फ्रॉग्स डिवाइडेड बाय 3। 3 क्या है? मार्क्ड फ्रॉग्स इन रिकैप्चर, तो मार्क्ड इन रिकैप्चर। और 15 क्या है? टोटल मार्क्ड, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो लॉजिकली निकाल लेना। इसको 3 से डिवाइड कर देना और टोटल से मल्टीप्लाई कर देना। ये हो गया आपका एक और तरीका। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं, आंसर आप बता ही दोगे। चलिए, पहला सवाल, एक रिवर है, उस रिवर में से आपने 50 फिश पकड़ी, मार्क लगाया, रिलीज करी। अब आपने सेकंड कैप्चर के अंदर या रिकैप्चर में 40 फिश पकड़ी, उसमें से 5 मार्क्ड हैं, 35 अनमार्क्ड हैं।
बताओ क्या कैलकुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन साइज है। अगला मेथड देखिए, अगला मेथड है हमारा क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड हमारा क्या कहता है, पहले तो समझिए क्वाड्रेट क्या है। क्वाड्रेट एक स्क्वायर शेप का ऐसे फ्रेम होता है, खोखला फ्रेम होता है, चार लकड़ियां जोड़ के, जैसे ये पेन है ना, मार्कर पेन है, जैसे मैंने ये 3 मार्कर पेन और एक और यहां पे जोड़ देता तो ये एक फ्रेम सा बन जाता, फोटो फ्रेम जैसा, वैसा होता है स्क्वायर शेप का। इसकी साइज अलग अलग होती है, 1x1 मीटर का ले सकते हो आप, बड़ा ले सकते हो। और आपको क्या करना होता है कि ये क्वाड्रेट किसी फील्ड के अंदर डालना होता है, और फील्ड में डालोगे तो ये प्लांट्स है, ये आ जाएंगे। अब इन प्लांट्स में कौन कौन सी स्पीसीज के प्लांट्स हैं, कितने हैं, ऐसे करके है। ये जो मेथड है, दिस मेथड इज फॉर प्लांट्स, और इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। ये मेथड मैं आपको अलग से एक बार बता दूंगा, अभी इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इतना लिख के छोड़ दीजिए कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्लांट्स टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ प्लांट्स। बाकी इस मेथड के बारे में हम अगली क्लास के अंदर या कभी भी जब आगे जब कम्युनिटी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, अभी नहीं। नेक्स्ट मेथड देखिए आप, तो नेक्स्ट मेथड है सक्शन ट्रैप का, 5वां मेथड है सक्शन ट्रैप। सक्शन ट्रैप का मतलब क्या है, सक्शन वैक्यूम क्लीनर यूज करना है। आपके पास में एक वैक्यूम क्लीनर होगा, उस वैक्यूम क्लीनर की कुछ वॉल्यूम होगी, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर का, 10 लीटर का, ऐसे वैक्यूम क्लीनर है। आपको क्या करना है कि आपको एक पॉपुलेशन, जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कोई इंसेक्ट्स वगैरह है, आप ऐसे हवा में उड़ रहे हैं इंसेक्ट्स, एक बार के लिए मान के चलो कि जैसे आपका एरिया है, उस एरिया के अंदर आपने क्या किया, हवा में वैक्यूम क्लीनर घुमाया और उस वैक्यूम क्लीनर को फुल कर लिया। तो आपका वैक्यूम क्लीनर मान लो 5 लीटर का था, 5 लीटर, और 5 लीटर वैक्यूम क्लीनर को जब आपने खोला तो उसमें मान लीजिए कि 50 इंसेक्ट्स पकड़े गए। ठीक है, 5 लीटर एयर में 50 इंसेक्ट्स हैं, तो 1 लीटर एयर में कितने इंसेक्ट्स हैं, और उस एरिया में टोटल वॉल्यूम कितना है एयर का। लेट सपोज कि 1000 लीटर एयर है, तो ये कैलकुलेशन कर लेनी है आपको। चीज समझ में आई भाई? बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना, इससे कोई सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। सक्शन ट्रैप का मतलब खींच के ट्रैप करना। कैलकुलेशन का तरीका वही है जैसा हमने लाइन ट्रांजैक्शन में पढ़ा था कि 20% एरिया कवर करते हैं तो इतने इंडिविजुअल्स दिखते हैं, 1% में कितने दिखेंगे, 100% में कितने दिखेंगे। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, ये भी तो वही कैलकुलेशन है। 5 लीटर हवा में इतने इंसेक्ट है, 1 लीटर हवा में इतने होंगे, तो 1000 लीटर है उस एरिया में हवा, तो उसमें कितने होंगे। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इन दिस मेथड वैक्यूम क्लीनर इज यूज्ड टू कैप्चर द इंसेक्ट्स और फ्लाइज फ्रॉम एयर। बस इतना सा लिख के छोड़ दीजिए। एक और नेक्स्ट मेथड देखिए, स्वीप नेट्स। स्वीप नेट्स क्या होते हैं, जाल होते हैं। एक बड़ा सा जाल टाइप का होगा, इस जाल को एक एरिया के अंदर बिछा देते हैं। जैसे ये एक एरिया है और इस एरिया के अंदर ये जाल को बिछा दिया ऐसे। एक्चुअली क्या है कि ये जो मेथड है ये हिडन एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। हिडन एनिमल्स, कुछ चूहे, खरगोश, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बिल बना करके जमीन के अंदर रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को पकड़ तो सकते नहीं आप, जब जाओगे तो वो अपने बिल के अंदर चले जाएंगे, होल में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक साइज का नेट लेना है। एक साइज हो जाएगी उस नेट की जो भी आप लेना चाहें, उस साइज का नेट यहां एरिया में डाल दीजिए
बिल के ऊपर, जो छोटे छोटे एनिमल्स के बिल हैं उनके ऊपर डाल दीजिए। जब वो अपने बिल से बाहर निकलेंगे तो इस नेट में फंस जाएंगे। आपको क्या करना है, इतने एरिया के नेट में इतने एनिमल्स हैं, तो यूनिट एरिया में कितने होंगे, टोटल एरिया में कितने होंगे, वही कैलकुलेशन जो अभी करी थी, बस इसके अंदर लिख लीजिए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड हिडन एनिमल्स। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड हिडन एनिमल्स। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, डाइट्रिक सक्शन सैंपलर। डाइट्रिक सक्शन सैंपलर, इसको कहते हैं डी वैक। डी का मतलब डाइट्रिक, डी वैक का मतलब वैक्यूम क्लीनर। इस मेथड के अंदर क्या करना है, सिंपल सा ये भी मेथड है। आपको इस मेथड के अंदर एक वैक्यूम क्लीनर लेना है और उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर कुछ खाने का सामान रखना है। तो जब आपने इसमें फूड रखा तो ये एनिमल आएगा कोई भी फूड खाने के लिए और वो इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर कैप्चर हो जाएगा। फिर आपको वही कैलकुलेशन कर लेनी है कि आपके वैक्यूम क्लीनर का वॉल्यूम क्या है, इतने वॉल्यूम में इतने एनिमल्स आते हैं, तो एक अंदाजा सा लग जाएगा कि भाई टोटल एनिमल्स कितने हो सकते हैं। देन उसके बाद एक और तरीका है, इसे कहते हैं मिस्ट नेट। मिस्ट नेट का मतलब बहुत ज्यादा फाइन नेट होता है, वेरी फाइन नेट, वेरी फाइन नेट, एकदम पतला सा, बहुत ही पतला सा ऐसे नेट होता है, वेरी फाइन नेट है ना, बहुत पतला नेट होता है। इस नेट का इस्तेमाल करते हैं फ्लाइंग बर्ड्स और बैट्स को कैप्चर करने के लिए। क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि भाई ये दो ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं तो दो पोल्स के बीच में इस नेट को ऐसे बांध देते हैं, ऐसे, और इस नेट में जब कोई बर्ड फंस जाएगा या कोई बैट फंस जाएगा तो उसको पकड़ के उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये मिस्ट नेट से किया जाता है। आपको बस याद रखना, इतना सा ही ध्यान रखना है कि ये बहुत फाइन नेट टाइप का होता है। एक होता है पिटफॉल ट्रैप्स। पिटफॉल ट्रैप्स, पिटफॉल ट्रैप्स क्या है, पिटफॉल ट्रैप्स का मतलब ये है, देखो कई जगह पर ऐसा होता है कि कोई पेड़ नहीं है किसी एरिया में, कोई दीवार भी नहीं है, तो वहां पर आपको बड़े साइज के एनिमल्स या ऐसे एनिमल्स नहीं मिलेंगे जिनको पेड़ या दीवार चाहिए बैठने के लिए। आपको वहां पे मिलेंगे रेप्टाइल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, स्पाइडर हो गई, छिपकलियां हो गई, लिजार्ड्स वगैरह, ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो जमीन पे ही रहते हैं। अब बस आपको वही करना है कि एक ये नेट टाइप का है, ये बड़ा सा एरिया है, इस एरिया के अंदर आपने ये नेट को यहां बिछा दिया और ये नेट आपने यहां पे बिछा दिया, तो इसमें जो स्पाइडर्स है या लिजार्ड है वो पकड़े जाएंगे। फिर आप देख लो कि भाई इतने नेट में, इस साइज के नेट में इतने एनिमल्स पकड़े हैं, स्पाइडर पकड़ी है, तो टोटल स्पाइडर कितनी हो सकती है इस एरिया में, एक अंदाजा लगेगा फिर से। देन उसके बाद में एक है बैटेड स्नैप ट्रैप्स। बैटेड स्नैप ट्रैप्स, ये बैटेड स्नैप ट्रैप्स छोटे मैमल्स के लिए और माउस के लिए इस्तेमाल होता है। लिखिए यूज्ड फॉर माउस एंड स्मॉल मैमल्स, माउस एंड स्मॉल मैमल्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन एक और लास्ट नेट की, ये है लाइट ट्रैप्स। लाइट ट्रैप्स, लाइट ट्रैप्स क्या है, लाइट ट्रैप्स ऐसे नेट होते हैं जिनमें हल्की हल्की लाइट निकलती है रात को, वो रेडियम चमकता है ना, वैसे टाइप से। तो जैसे बारिश के दिनों में लाइट के आसपास छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं ट्यूबलाइट के आसपास, बल्ब के आसपास, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि रात को जो नेट लगाएंगे उससे लाइट निकलेगी हल्की हल्की, तो इससे कुछ इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाएंगे, तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है।
ये आपको बस नाम पता होने चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेड कैप्चर मेथड जो सिंपल है, दूसरा है आपका मार्क रिकैप्चर मेथड और उससे पहले लाइन ट्रांजैक्शन मेथड और एक क्वाड्रेट मेथड। बाकी सारे के सारे बस नाम हैं, आपको वो याद होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक और पॉपुलेशन का कैरेक्टर, और पॉपुलेशन का एक कैरेक्टर है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स रेशियो, प्राइमरी सेक्स रेशियो, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स रेशियो, सेकेंडरी सेक्स रेशियो। पहले तो इनका मतलब समझो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स रेशियो क्या होता है। जैसे प्राइमरी सेक्स रेशियो का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ सेक्स रेशियो क्या हो सकता है। तो थ्योरेटिकली आपको पता है कि सेक्स रेशियो होता है 1:1, मेल फीमेल 1:1। लेकिन आपको यह भी ध्यान रहना चाहिए कि किसी भी स्पीसीज के अंदर टोटल मेंबर्स में आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगे, ऐसा नहीं होता। बर्थ के टाइम पे सेक्स रेशियो 1:1 है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ सेक्स रेशियो ये चेंज हो जाता है, 1:1 नहीं रहता। सेकेंडरी सेक्स रेशियो का मतलब है लेटर स्टेजेस के अंदर सेक्स रेशियो क्या है, एट लेटर स्टेजेस, एट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ के लेटर स्टेजेस में क्या रेशियो है और बर्थ के टाइम पे क्या रेशियो है। तो बर्थ के टाइम पर तो ये रेशियो रहता है, बट लेटर स्टेजेस के अंदर ये रेशियो नहीं रहता। आपके सामने दो एग्जांपल बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन स्पीसीज में ऐसा होता है कि मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, मेल्स फीमेल्स की तुलना में कम जिंदा रहते हैं। अगर आप प्राइमरी सेक्स रेशियो देखें तो मेल बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, उसका रीजन कुछ भी हो, मेल बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल्स की डेथ पहले हो जाती है तो लेटर स्टेजेस में फीमेल्स ज्यादा बचती हैं, ऐसा होता है। अगर आप बर्ड्स की बात करें तो इन केस ऑफ बर्ड्स फीमेल्स की डेथ ज्यादा होती है, रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन से पहले, नेस्टिंग के टाइम, मतलब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस फीमेल्स की डेथ ज्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर मेल्स ज्यादा मिलते हैं। जबकि प्राइमरी सेक्स रेशियो कहता है कि 1:1 का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो भी एक कैरेक्टर है पॉपुलेशन का। इसके अंदर लिखने लायक कुछ नहीं है, बस लिख लीजिए। चलो मैं लिखा देता हूं, लिखिए। द प्राइमरी सेक्स रेशियो टेंड टू बी 1:1। दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी यूनिवर्सली ट्रू एंड इट इज ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टू कंफर्म, एंड इट इज ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टू कंफर्म। आगे लिखिए। इन मोस्ट मैमेलियन पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग ह्यूमंस the secondary sex ratio is often weighted towards male, but the population shifts towards females in the older age groups. Next लिखिए, generally males have a shorter lifespan than females, so the number of females increase in later stages. Among birds there is increased mortality of nesting females
हैंस द नंबर ऑफ मेल्स आर मोर। सो ये छोटी सी बात है। तो ये हुआ हमारे पास में पॉपुलेशन के कुछ और करेक्टर्स जिनकी चर्चा करी हमने। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन के करेक्टर्स आगे पढ़ेंगे। तब तक आप रिवाइज करिए अच्छे से और जो सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।